नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में हम बात करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों की जो कि छाई रही हैं ना सिर्फ देश विदेश। तो ये जो सुर्खियां हैं ये आपको बताएंगे, खास तौर से बताएंगे किस तरीके से अब रेलवे प्रशासन जो है वो तमाम व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करता हुआ नजर आ रहा है। विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ की भी अगर बात की जाए, करीब करीब 73 करोड़ लोग जो हैं वो यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। कैसे ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे और साथ ही बात करेंगे आखिर राजधानी दिल्ली किस वजह से सुबह सुबह जाग उठी। तमाम ये खबरें रहेंगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद। भीड़ नियंत्रण के लिए 60 स्टेशनों पर बनेगा परमानेंट होल्डिंग एरिया। दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज बुलाई बैठक। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग की मौजूदगी में होगी बातचीत। 19 तारीख को होगी विधायक दल की बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट के बाद मुंबई में विभिन्न वर्गों के साथ संवाद। कहा, विकसित भारत के निर्माण के लिए बजट में किए गए कई प्रावधान। दिल्ली एनसीआर समेत बिहार के सिवान में भूकंप से हिली धरती। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की लोगों से शांत, सतर्क और सावधान रहने की अपील। और रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के प्रयासों में सऊदी अरब में होगी अहम वार्ता। यूक्रेन पर आभा शिखर बैठक के लिए पेरिस में भी मिलेंगे यूरोपीय संघ के नेता। और आइए मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं रेलवे के विशेष इंतजाम को लेकर। जी हाँ, महाकुंभ की बात की जाए, कैसे जो यात्रियों की सुविधा है वो सर्वोपरि रखी जा रही है, इसको लेकर आइए सबसे पहले बात करेंगे। आपको बता दें, प्रयागराज में आयोजित दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धालु का पहुंचना लगातार जारी है। जी हाँ, दिव्य भव्य महाकुंभ की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले स्नानार्थियों की संख्या 53 करोड़ के पार पहुँच गई है। आज दोपहर 12 बजे तक महाकुंभ में अगर देखा जाए तो करीब 75.92 लाख लोगों ने स्नान किया। लगातार श्रद्धालुओं का जो जाना है वो जारी है यहाँ पर, और उसी वजह से 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी तक इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और उसी वजह से लगातार महाकुंभ जो है वो दिव्य और भव्य बनता जा रहा है। कई नए कीर्तिमान इस महाकुंभ के साथ अब जुड़ चुके हैं, और उसी में श्रद्धालु की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। इस आयोजन के माध्यम से हम भारत की आस्था को दुनिया के सामने रखकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। देश की आस्था को सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक माहौल खड़ा हुआ। पहली बार देश की आस्था को सम्मान
ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में प्राप्त हुआ। तो कैसे देश की जो आस्था है उसको विश्व में सम्मान मिल रहा है, कह रहे थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं अब आइए बात कर लेते हैं रेलवे की पहल को लेकर। दरअसल रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। देश भर के 60 सबसे व्यस्त और भीड़ वाले स्टेशन पर परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाने का फैसला किया गया है। स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं रेलवे दिल्ली में सभी स्टेशन पर कैंपेन भी चलाएगी। साथ ही साथ यात्री, कुलीन और दुकान वालों से रेलवे को लेकर सुझाव भी मांगे जाएंगे। ग्राउंड सिचुएशन जानने के लिए सबसे फीडबैक लिया जाएगा। रेलवे के लिए यात्री सुविधा सबसे पहले है, यानी सर्वोपरि है। इससे पहले भीड़ प्रबंधन के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक अगले एक सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए आज से 5 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें निर्धारित की हैं। इसके साथ ही रेल मंत्रालय की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि प्रयागराज की ओर से जाने वाली सभी विशेष ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जाएंगी। साथ ही प्रयागराज जाने के इच्छुक सभी यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ से आएंगे और वहीं से जाएंगे। मंत्रालय ने यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान न देने का भी अनुरोध किया है और उनसे किसी भी पूछताछ और यात्री सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने को कहा है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी प्लेटफॉर्म से नियमित ट्रेनें हमेशा की तरह चलती रहेंगी। ये उपाय ज्यादा भीड़भाड़ वाले समय में भीड़ को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने से रोकने की दिशा में एक कदम है। मंत्रालय ने यात्रियों की सहायता के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस बल यानी आरपीएफ और राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी बलों की तैनाती भी बढ़ा दी है। उत्तर रेलवे ने प्रयागराज की ओर से जाने वाले लोगों की अतिरिक्त संख्या को कम करने के लिए कल शाम 7 बजे तक 3 विशेष ट्रेनें चलाईं। कल प्रयाग क्षेत्र में 388 गाड़ियां चलाई गईं और लगभग 18.5 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। प्रयागराज की ओर जाने वाली नियमित ट्रेनों के अलावा शाम के समय की व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए एक और विशेष ट्रेनें रात 9 बजे रवाना हुई। और हमारे संवाददाता राजेश राज और अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी महाकुंभ में मौजूद है और राजेश राज से भी हम जानेंगे किस तरीके से रेलवे व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए। राजेश, कई जो कड़े कदम हैं वो हम उठाए गए हैं और कैसे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो यात्रियों की सुविधा है उसको प्राथमिकता दी जाए। देखिए मुकुल, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जब एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो उसके साथ कम से कम 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो उनको ट्रेन में चढ़ाने के लिए आते हैं और शायद यही वजह है कि इसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर भीड़ जो है वो काफ़ी दिखाई पड़ती है और भीड़ को नियंत्रित करना कई बार आरपीएफ और जीआरपी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम दिखाई पड़ता है। और आपने देखा होगा कि दीपावली और छठ के मौके पर जिस तरीके से भारतीय रेल ने बाहर होल्डिंग एरिया बनाए और तमाम सीसीटीवी कैमरों के जरिए उन पर नज़र रखने की कोशिश की। होल्डिंग एरिया में लोगों को बैरिकेड करके रखा गया और जब प्लेटफॉर्म पर गाड़ी ज्यों ही पहुंचती थी तब लोगों को वहां पर प्लेस किया जाता था, उनको पहुंचाया जाता था और जो जनरल डब्बे के लोग थे उनको सीधे उसी बॉगी में बैरिकेड करके रस्सी के बीचों बीच सीधा उनको वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जाती थी, जिससे किसी भी तरह की अफरा तफरी नहीं रही। तो मुझे लगता है कि कल जो शनिवार को जो घटना हुई है उससे सीख लेते हुए, सबक लेते हुए भारतीय रेल ने यह फैसला किया है कि शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म की टिकरी जो बिक्री है उसको उन्होंने रोकने का निर्णय लिया है ताकि और नियंत्रित होती भीड़ से लोगों को बचाया जा सके। साथ ही देश भर के जो 60 महत्वपूर्ण जो रेलवे स्टेशन हैं उन पर परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। जो टेम्पररी होल्डिंग एरिया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन या आनंद विहार पर बनाए जाते हैं, ऐसे जो भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन है उसको चिन्हित कर 60 परमानेंट बनाया जाएगा। जैसे प्रयागराज स्टेशन पर परमानेंट यात्री सेट जो है बना दिया गया है, जिसका बड़ा व्यापक फायदा जो है वो प्रयागराज काफी फायदा राजेश इसका होगा। लेकिन अगर बात की जाए प्रयागराज की, अश्विनी आपसे हम जानना चाहेंगे वहां स्टेशन की अगर बात की जाए किस तरीके से वहां भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। और अभी तक के हमने देखा है जो श्रद्धालुओं की संख्या है करीब 53 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी है। निश्चित तौर से, और मुकुल मैं दृश्य भी दिखाऊंगा कि कैसे श्रद्धालुओं का आना अनवरत यहाँ पर जारी है। लगातार अब तक का अगर 12 बजे तक का आंकड़ा देखें तो 75
लाख के आसपास श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। कल 1.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। आंकड़ा 12 जी। बजे तक अगर 75 लाख का है तो आप मान के चले 1.5 करोड़ के आसपास आज भी स्नान करेंगे। तकरीबन 53 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु कल स्नान कर चुके थे, कल जी। मध्यरात्रि तक की अगर बात करें तो। बिल्कुल अश्विनी, निश्चित तौर से काफी आप ज्यादा देखें तो, धूप और उस वजह से जो तस्वीरें हैं अद्भुत है, उस धूप अभूतपूर्व भी में है। हम देख पा रहे हैं किस तरीके से उसका जो असर है नजर आ रहा है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो लगातार श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, और क्या कुछ विशेष इंतजाम लगातार हो रहे हैं? जी, इंतजामात ये है कि देखिए सबसे बड़ी चुनौती यह है श्रद्धालुओं को सुरक्षित लाना और सुरक्षित उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय रेल का है। भारतीय रेल ने अगर देखें, चाहे मौनी अमावस्या हो, मकर संक्रांति हो या बसंत पंचमी हो, इसके बाद के पुण्य स्नान हो, अमृत स्नान हो, सब पर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया गया। प्रयागराज के लिए भी कल 4 विशेष मेला ट्रेनों का परिचालन किया गया जो कि नई है। उसके अलावा दिन भर में अगर देखें तो 300 के आसपास ट्रेनों का परिचालन प्रयागराज से अलग अलग देश के हिस्सों के लिए किया जाता है। अगर देखें तो रेलवे ने इस पूरे इलाके में प्रयागराज जंक्शन ही नहीं, प्रयागराज जंक्शन के अलावा प्रयाग स्टेशन है, प्रयाग जंक्शन है, प्रयागराज जंक्शन है, उसके अलावा छिवकी है, नैनी है, आसपास के सूबेदारगंज है, इन सब इलाकों में लोगों के आवागमन के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की है जिससे वो निर्बाध वहाँ पर आ सके और निर्बाध संगम तक भी पहुँच सके। लोगों को उनकी स्थानीय भाषाओं में, लगभग 20 भाषाओं में लोगों को पुस्तिका दी गई है जिससे उनको ट्रेन के परिचालन का आने जाने में जानकारी मिल सके। उसके अलावा उनको अत्याधुनिक सुविधाएं ये दी गई हैं कि रेलवे के प्लेटफॉर्मों पर कोई कंजेशन न बढ़े, अधिक ज़्यादा भीड़ न हो। इसके बार बार इस मेला क्षेत्र में भी लोगों को नियत समय पर एक निश्चित आवर्त के बाद सूचना देती जा रही है कि ट्रेन की स्थिति कैसे क्या है और ट्रेन पर वास्तविक स्थिति प्रयागराज स्टेशन पर क्या है। लोगों से गुजारिश की जाती है, अनुमोदन किया जाता है कि वो वहाँ पर अभी कुछ घंटों के लिए न जाएं। और रेलवे ने स्पष्ट निकासी द्वार बनाए हुए, सिविल लाइन का जो क्षेत्र है उधर केवल निकासी है, जो चौक के एरिया का क्षेत्र है उधर केवल प्रवेश हो सकता है। और प्रवेश के पहले एक बहुत बड़ा होल्डिंग एरिया लोगों का बनाया गया जहां पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, लोगों को बैठने की सुविधाएं हैं, लोगों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं और खासतौर से अश्विनी, लोगों को जानकारी देने के लिए सुविधाएं हैं। तो बेहद व्यवस्थित तरीके से मेला चल रहा है मुकुल। बिल्कुल बेहद ही व्यवस्थित तरीके से। और राजेश, अगर देखा जाए तो प्रयास यही है कि जो व्यवस्था है उसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, और उसी में फिर चाहे हम यात्री सुविधाओं की बात करें या जिस तरीके से जो तमाम रेलवे प्रशासन की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं, और खासतौर से जो महाकुंभ के लिए जो यात्री हैं, अब शायद जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 है उसको भी फिक्स कर दिया गया है कि प्रयागराज के लिए वहीं से जो ट्रेन है मिलेगी, जिससे किसी भी तरह का जो कन्फ्यूजन है वो यात्रियों को ना हो, श्रद्धालुओं को ना हो। देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 16 एक ऐसा प्लेटफॉर्म नंबर है जिस पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी दुर्घटना का जो सबसे बड़ा कारक होता है वो फुट ओवर ब्रिज होता है, जहां पर कई बार ऐसा देखने को मिला है कि पैर जब फिसलते हैं तो एक के बाद एक लोग उस पर लुढ़कते चले जाते हैं और फिर जो घटना है वो बढ़ जाती है और लोगों की जानें चली जाती हैं। इसलिए भारतीय रेल ने यह फैसला किया है कि सीधे पार्किंग एरिया से लोग डायरेक्ट जो है वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर दाखिल होंगे और अपने गाड़ियों में सवार होंगे। दीपावली और छठ के मौके पर भी ऐसा ही किया गया था। और भारतीय रेल ने एक जो महत्वपूर्ण फैसला किया है मुकुल आज, उस फैसले में एक सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं यहाँ पर एक विशेष कैंपेन जो है वो भारतीय रेल चलाएगी और पुलिस वाले लोगों से, दुकानदारों से, रेडी पटरी वालों से, खुमचे वालों से, कुलियों से, मुसाफिरों से रायशुमारी की जाएगी। उनसे बात किया जाएगा कि आखिर जनहित से जुड़े हुए कौन ऐसे प्राइम मुद्दे हैं जिनको सबसे पहले रिजॉल्व किया जाए और जनता के साथ सीधा संवाद किया जाए। मुसाफिरों से बातचीत की जाए कि आपकी कौन सी ऐसी समस्या है जिस समस्या को हम सबसे पहले रिजॉल्व करने की कोशिश की। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आखिरी वक्त में प्लेटफॉर्म बदल दिए जाते हैं और प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से मुसाफिर जो है अफरा तफरी में जब फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी हालत में फुट ओवर ब्रिज पर लोग गिरते हैं और दुर्घटना होती है। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए भारतीय रेल मुसाफिरों के साथ संवाद करेगा, विशेष कैंपेन अभियान चलाएगा और देश के 60 महत्वपूर्ण जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जो परमानेंट होल्डिंग एरिया है वहां पर लोगों को बिठाकर रखा जाएगा ताकि अफरा तफरी की स्थिति जो है फुट ओवर ब्रिज पर या फिर प्लेटफॉर्म पर दिखाई ना पड़े। यानी सभी जो व्यवस्थित ढंग से जो व्यवस्था है वो बनी रहे। और साथ ही अश्विनी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में एक बेहतर जो व्यवस्था है वो नज़र आती है, बीट प्रबंधन की बात की जाए, किस तरीके से जो तमाम प्रबंधन वहाँ पर किए गए हैं। लेकिन हमने देखा था अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ युवाओं के साथ संवाद कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो देश की आस्था है वो वैश्विक पटल पर
अपनी एक अलग जो छवि है वो छोड़ रही है, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं आकर्षित कर रही है। और हमने देखा है कि ना सिर्फ हमारे देश से जो आंकड़ा है श्रद्धालुओं का, बल्कि विदेशों से भी ना जाने कितने ही श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यहाँ सुरभि कुमारी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अमरीश साहू दिगरिया खुर्द गिरिडीह के रहने वाले अमरीश साहू, आप भूले भट्ट के शिविर में आ जाएं। यहाँ पंकज राव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अश्विनी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? भैरवा धाम सिवान के गंगा सागर, आप भूले भट्ट के शिविर में अश्विनी जी के पास अभी फिलहाल हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात खोया पाया का यहाँ का जो सिस्टम है, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है, वो अनवरत जारी रहता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं कि मेला की व्यवस्थाओं से संबंधित अपेक्षाएं सामान्यतः लोगों की रहती है, आपके प्रश्न भी वही होंगे। तो व्यवस्था पूरी तरीके से व्यवस्थित है। आप देखें कि ये पूरा का पूरा संगम का जो आने वाला मार्ग है, ऐसे ही कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो उसमें व्यतिक्रम या व्यवधान पैदा करके उसी रास्ते से वापसी भी करते हैं, लेकिन स्पष्ट तरीके से आवागमन के मार्ग निश्चित है, प्रस्थान के मार्ग निश्चित है, निकासी के मार्ग निश्चित है। और पूरे मेला को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। केवल और केवल लोगों के यहाँ से मेला क्षेत्र में एंट्री करने के बाद 2.5 किलोमीटर तक की स्थिति है, वहाँ तक केवल पैदल जाना ही एकमात्र उनका विकल्प बचता है। लेकिन इसके अलावा भी पूरे के पूरे मार्ग पर सुव्यवस्थित तरीके से किसी तरीके का आवागमन या व्यतिक्रम न हो, इसकी भी व्यवस्था मेला प्रशासन कर रहा है। इन सब के अलावा अगर देखें तो जो मेला क्षेत्र से आसपास बड़ी पार्किंग बनाई गई है, वहाँ तक लोग अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं, वहाँ पर उनको रोक दिया जाता है। तो उसके बाद वहाँ से शटल बसें हैं। शटल बसों के अलावा बहुत सारी ऐसी व्यवस्था की गई, क्योंकि अब मेला जो है अमृत स्नान और पुण्य स्नान लगभग समाप्त हो चुके हैं, केवल शिवरात्रि का है। तो तिपहिया वाहन और ऑटो रिक्शाज और ये जो बैटरी रिक्शा है, उनका भी संचालन किया जा रहा है। तो ये खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है कि भले ही लोगों को लगभग 10 किलोमीटर के आसपास के पार्किंग एरिया में रोक दिया जाता है, लेकिन वहां से उनके सुगम आगमन की व्यवस्था यहां पर हो सके। एक और निवेदन और अनुमोदन मेला प्रशासन द्वारा ये किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करें, प्राइवेट गाड़ियों से आने की कोशिश न करें, क्योंकि पूरा का पूरा जो चाहे वो बेला कक्षार का एरिया हो, चाहे वो बिल्कुल इस बात का यानी ख्याल रखें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो जो जाम की स्थिति है, जो भीड़ की स्थिति है, वो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। और फिलहाल उसी तरीके से लगातार जो व्यवस्थाएं हैं महाकुंभ में भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार संचालित हो रही हैं। फिलहाल अश्विनी और राजेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से रेल प्रशासन की बात की जाए, किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार अधिक जो ट्रेन है वो चलाई जा रही हैं और कई अब जो नए कदम है वो उठा रहा है रेलवे, जिससे कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मीडिया प्राइम में। अब आइए बात करते हैं राजधानी दिल्ली और NCR की, जहां हलचल से आज लोगों की नींद खुली। साथ ही साथ राजनीतिक हलचल भी, उसके बारे में भी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बात दरअसल कंपन की कर लेते हैं। दिल्ली NCR में आज लोगों की नींद भूकंप के झटकों से खुली। इस दौरान भयंकर आवाज़ भी सुनाई दी। लोग पूरी तरह से दहशत में आ गए। सुबह 5:36 पर ये झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 4.0 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र दिल्ली में ज़मीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। अब तक भूकंप में किसी भी तरह के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। दिल्ली पुलिस ने भी एक्स के जरिए उम्मीद जताई है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि लोग आपातकालीन सहायता के लिए 112 नंबर डायल करें। इस बीच लोगों में जो डर है सुबह के समय वो देखा गया।
लेकिन स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है, कहीं भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो, तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है, कि भूकंप सा आया है कुछ। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। काफ़ी हॉरेबल था और वो काफ़ी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका खा रहा है। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियाँ और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। जो है जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहाँ पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक, 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है, और इसलिए इसे कोई नई, इसमें कोई घबराने का नहीं है, ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ। तो दिल्ली एनसीआर के भूकंप के 2.5 घंटे बाद बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार में 8:02 पर भूकंप के झटके आए। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। साथ ही रिक्टर स्केल पर इसकी भी तीव्रता 4.0 दर्ज की गई। सीवान इसका केंद्र रहा। जान माल के नुकसान की फिलहाल वहां भी कोई खबर नहीं है। और आप बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मैं हर किसी से अपील करता हूं कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, सतर्क रहें। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाकर रखी है। तो राजधानी दिल्ली, एनसीआर, उसके बाद बिहार में ये जो झटके हैं महसूस किए गए, जो कंपन है वो जाहिर तौर पर महसूस किया हुआ, लेकिन आखिर क्या वजह रहती है, किस वजह से इस तरह का कंपन होता है, और भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, रविकांत सिंह जी जुड़े हैं, वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र से। बहुत बहुत स्वागत आपका रविकांत जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे कि आखिर किस वजह से जो कंपन है वो धरती के नीचे होने लगता है? जो आज सुबह 5:36 पे जो अर्थक्वेक आया दिल्ली में, ये इसकी गहराई बहुत ज्यादा नीचे नहीं थी। विदिन 5 किलोमीटर के सतह से नीचे इसका केंद्र था जी, धौला कुआं के पास। तो केंद्र नीचे होने की वजह से आपको जो बहुत ज्यादा साउंड के साथ आप लोगों ने इसको महसूस किया। और मैग्नीट्यूड 4.0 का जो अर्थक्वेक है इस रीजन में, इस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक एवरी 3 to 4 ईयर में आते रहते हैं जी। इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक जो आज हुआ है दिल्ली में धौला कुआं के पास, इस अर्थक्वेक से जस्ट 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 2007 में भी एक अर्थक्वेक हुआ था, जिसका मैग्नीट्यूड 25 नवंबर 2007, जिसका मैग्नीट्यूड 4.6 था जी। और ये जो दिल्ली है ये साइस्मिक जोन 4 में आता है। यहाँ का जो फॉल्ट सिस्टम है उसकी वजह से ये सिस्मोजेनिकली ज्यादा एक्टिव रीजन है। तो यहाँ पर अर्थक्वेक का आना एक सामान्य सी बात है। और मतलब कि मैग्नीट्यूड 3 and 5 से अबव अर्थक्वेक एवरी 4 to 5 ईयर में आता है जी, इस रीजन में। बिल्कुल। लेकिन रविकांत जी, क्योंकि जो लोग एकदम से दहशत में आ जाते हैं, सुबह भी हमने देखा जिस तरीके से कंपन के बाद और आवाज़ जो आई उससे भी जो लोग हैं उनकी नींद खुली और एकदम दहशत हो जाती है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि जो 5 से नीचे की अगर तीव्रता है तो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं? नहीं, मैग्नीट्यूड 4 का अगर अर्थक्वेक है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 जनरेट हुई होगी, जो लोगों ने परसेप्शन जो फील किया होगा जी। तो इसमें कोई डैमेज का कोई अनुमान नहीं हो, डैमेज को हम नहीं कह सकते कि डैमेज होने का कोई संभावना है। छोटे छोटे अर्थक्वेक जल्दी जल्दी आते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो एक्युमुलेटेड एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, जिससे एक बड़े अर्थक्वेक की संभावना कम हो जाती है। जी बिल्कुल। और ये माना जाता है कि जहां फॉल्ट लाइन है वहां एपिसेंटर होता है। उसके बारे में मैं चाहूंगा अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। हाँ बिल्कुल, ये जो दिल्ली है ये एक फॉल्ट सिस्टम
पर दिल्ली के आसपास का जो फॉल्ट सिस्टम है, इसके वेस्ट साइड में महेंद्रगढ़ देहरादून सब सरफेस फॉल्ट है, ईस्ट में राजस्थान ग्रिड बाउंड्री फॉल्ट है, इसके नॉर्थ में महेंद्र एमसीटी एमबीटी हिमालयन फॉल्ट सिस्टम है। तो जो दिल्ली की स्थिति है बहुत ही पिक्यूलर है। यहाँ पर बहुत सारे लिनियामेंट्स हैं जो वीक जोन्स हैं, तो जिसकी वजह से छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं, जो 1 और 2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी एक्युमुलेट नहीं हो पाती और रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से एक बड़े भूकंप के आने की संभावना कम हो जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में फिर भी किस तरह की जो सतर्कता है, जागरूकता है, वो नागरिकों में रहनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी जो इस बात मैं कहूंगा कि जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, जो आधिकारिक सूचना है, उस पर विश्वास करें। थोड़े अफवाहों में ना आए कि एक और अर्थक्वेक आने वाला है, ऐसा कुछ। और दूसरी चीज है कि अगर जो हमारा जो ये रीजन है, यहाँ पर अगर हम बिल्डिंग कोड के हिसाब से अपना इस घर या कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो वो सेफ है। और जो भी डूज एंड डोंट्स हैं, मतलब भूकंप आने से पहले क्या करें, भूकंप के दौरान क्या करें, भूकंप के आने के बाद क्या करें, अगर उन बातों को फॉलो करेंगे तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। जी बिल्कुल। और ऐसे में कहीं ना कहीं नवकांत जी, जैसा आपने कहा कि जो स्ट्रक्चर है उस पर भी ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है, तो वहाँ भी जो आम नागरिक हैं उन्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर निर्माण हो रहा है तो वो किस तरीके से है, और वहाँ पर अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो उसका किस तरह का असर हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जो हमारा जो BIS कोड है उसको फॉलो करना चाहिए। किसी भी जगह पर अगर हम कोई भी बिल्डिंग या कोई इमारत बनाते हैं तो हमारे जो बिल्डिंग कोड है उसमें ये इनबिल्ट है कि अगर किसी जगह पर हम भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बना रहे हैं या कहीं सॉफ्ट सॉइल पर कोई इमारत बना रहे हैं तो उसके हिसाब से, आपको बिल्डिंग कोड के हिसाब से अगर उसको फॉलो करेंगे तो भूकंप की स्थिति में वो बिल्डिंग सुरक्षित रहेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, इन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी, और ऐसे में ये तमाम बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने, जब स्थिति होती है भूकंप की तो किस बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, घबराना नहीं है, क्योंकि इस तरह की, जैसा कि अभी जो वैज्ञानिक थे रविकांत जी, उन्होंने बताया कि 5, अगर उसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पे 5 है तो वहाँ भी उससे ज़्यादा है तब घबराने की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें फिर भी सतर्क रहना चाहिए। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीते आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मिड डे प्राइम में अब आइए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ अगला CM कौन होगा, इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, और इस बीच दिल्ली बीजेपी की आज दोपहर बाद एक बैठक होने जा रही है। बैठक में विनोद तावड़े और तरुण चुग के मौजूद रहने की भी संभावना है। दिल्ली में आपको बता दें, बैठक में दिल्ली के शपथ ग्रहण की तैयारियों पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले दिल्ली की विधायक दल की जो बैठक है उसको फिलहाल टाल दिया गया है, जिसके पीछे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुए हादसे को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि इस बीच अटकलें हैं कि विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को और शपथ ग्रहण 20 फरवरी को हो सकता है। तो दिल्ली बीजेपी की आज दोपहर बाद बैठक में विनोद तावड़े और तरुण चुग के मौजूद रहने की संभावना है, जिसमें कहीं ना कहीं जो शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं उस पर
ये बैठक माना जा रहा है कि हो सकती है, और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री के नाम पर जो मोहर है वो लगती हुई नज़र आएगी या नहीं, क्योंकि 19 तारीख में माना जा रहा है कि जो विधायक दल की बैठक है वो होगी, और 20 में फिर जो शपथ ग्रहण समारोह है ये हो सकता है। यानी मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उनका जो नाम है वो और तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती हुई नज़र आएगी। इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, कई नाम हैं जो कि सीएम दावेदारी के लिए इस दौड़ में नजर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ बैठकों का जो दौर है वो भी चल रहा है। देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहां पर जो सामान है, साजो सामान, वो गिरना शुरू हो चुके हैं। यानी अब औपचारिक जो प्रक्रिया है वो एक तरह से अंतिम रूप ले रही है। और इस बीच शाम को आज एक बैठक है, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने एक बैठक बुलाई है। उसमें शपथ ग्रहण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। विनोद तावड़े और तरुण चुग, ये उनकी देखरेख में पूरा शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी के दोनों राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो अब सिर्फ इंतजार है 19 तारीख का, जब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और नया मुख्यमंत्री उसमें कौन होगा, उससे पर्दा हट जाएगा, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। 20 तारीख बताई जा रही है जब दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि भव्य समारोह इस दिल्ली में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मौजूद रहेंगे ही। तो ये एक पूरी जो तैयारी है उसको लेकर आज शाम को एक बैठक बुलाई गई है। अब सस्पेंस निश्चित तौर पर 19 तारीख तक बना रहेगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। कयासबाजी तो हम देख रहे हैं कि जिस दिन से बीजेपी को जनादेश मिला है, यानी नतीजों के दिन से, उसी दिन से लगाया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसमें कयासों में अगर कुछ चुनिंदा नामों की अगर बात की जाए, कौन से वो नाम है जो कि इस दौड़ में आगे चल रहे हैं? जी देखिए, आगे कौन चल रहा है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस दिन से हमने देखा है कि प्रचंड जीत हासिल हुई है, तमाम नामों पर चर्चा है। उन नामों का एक एक करके मैं जिक्र करूंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि कई बार जिन नामों की चर्चा होती है वो जब नाम ऐलान होता है तब कोई नया नाम सामने आ जाता है। बीजेपी की एक रणनीति होती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हराया है प्रवेश वर्मा ने, युवा चेहरा है, पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनके पिता साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो प्रवेश वर्मा का नाम बहुत चर्चा में एक तरह से दौड़ में माना जाता है। एक रेखा गुप्ता है, महिला है होने के नाते उनकी दावेदारी बहुत मजबूत मानी जाती है। अनुभव में बात करें तो विजेंद्र गुप्ता, आप देखें कि दिल्ली में अलग अलग पदों पर उन्होंने लंबे समय से काम किया है, कई बार जीत कर आए हैं, विधायक चुनकर आए हैं, अनुभवी चेहरा है, उनका नाम चर्चा में है। उप मुख्यमंत्री की जब चर्चा चलती है तो बहुत सारे ऐसे नाम चर्चा में आते हैं कि उसमें सिख चेहरे, आप मनिंदर सिंह सिरसा हो या फिर बाकी चेहरे, उन पे चर्चा होती है। लेकिन एक बात जो बताया जा रहा है कि सांसदों के बीच से नहीं, विधायकों के बीच से दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। तो निश्चित तौर पर ये एक बात संकेत मिला है कि जो नया चेहरा होगा, जो नया मुख्यमंत्री होगा, वो विधायकों के बीच से होने की ज्यादा संभावना है। लेकिन ये कहना कि कोई दौड़ में आगे है, ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अक्सर जिनके नाम की चर्चा होती है, जो दौड़ में आगे होता है, उनका एक तरह से देखिए अंतिम जब ऐलान होता है तब उनका नाम कहीं नहीं होता है, तो इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं। चलिए, बिल्कुल देखना होगा कौन सा आखिर नाम, किस पर आखिर जो मोहर है वो लगती हुई नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र बता रहे थे किस तरीके से जो बीजेपी की जब हम बात कर रहे हैं नई, या खासतौर से राजधानी दिल्ली में सीएम पद का दावेदार कौन होगा, इस रेस में कई नाम, लेकिन मोहर किस पर लगेगी ये कुछ ही अगर बात की जाए, क्योंकि जब बैठक होगी उसके बाद ही साफ होता हुआ नजर आएगा। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ विधायक दल की बैठक, जैसा कि शैलेंद्र बता रहे थे कि जो विधायक हैं उनके बीच से ही जो नाम है वो निकलकर सामने आएगा। हालांकि कयास कई लग रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पूरा करने के लिए कौन इतना सक्षम होगा जाहिर तौर पर, और जनता की भी उम्मीदें हैं। फिर चाहे जो अलग अलग नाम लगातार इस दौड़ में चल रहे हैं, तो क्या जो जनता की उम्मीदें अब जो उम्मीदवारों पे टिकी हुई हैं वो पूरे होंगी, या किस तरीके से जो नाम है वो इस दौड़ को जीत पाएगा, रेस में सबसे ऊपर निकल कर आएगा, जब उस पर मोहर लगेगी, ये देखना होगा। फिलहाल अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण नए फॉर्मेट में टेलीकास्ट किया जा रहा है। पहले से अलग और ज़्यादा इंटरेक्टिव परीक्षा पे चर्चा में पहली बार विभिन्न क्षेत्रों के सेलिब्रिटीज़ और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां एपिसोड रिलीज़ किया गया। इसमें सुपर बॉक्सर, MC मैरी कॉम, पैराशूटर अवनी लेखरा और
आईएएस और पैरालंपियन सुहास विराज ने डिसिप्लिन के माध्यम से गोल सेटिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात की। मैरी कॉम ने कहा कि 20 साल की जर्नी में मैंने खुद को प्रूव किया है, इसलिए मेहनत करते रहना ज़रूरी है। बातचीत के दौरान मैरी कॉम भावुक भी हो गई। उन्होंने कहा कि जब हर मुश्किल को पार कर वो इस मुकाम पर पहुंच सकती हैं, तो सब बच्चों के लिए भी ये मुमकिन है। In your life, if you want to take a challenge, you have to be, very strong enough. Inside also, you have to be very, very strong. जब strong नहीं हो तो कैसे आपको deal करेगा, है ना? Initially, what happened? I have faced so many challenges in my life. Discouraged हुआ शुरू में, कितना हंसी मजाक में मैं झेला पड़ा। ये बोलेगा तो थोड़ा little emotional also. Sorry. But I think we should clap for courage. मैं बहुत सारे चैलेंजिंग फेस करके मुझे चैंपियन बनना पड़ा। मुझे भी ऐसे कर रहा तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? और वहीं आईएएस और पैरालंपियन सुहास ने कहा कि अगर अच्छी चीज़ पानी हो तो वो आसानी से नहीं मिलेगी। पहले आपको अपने मन से डर को निकालना होगा, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। Your mind is your greatest friend and your greatest enemy. हम जब परीक्षा लिखने जाते हैं, वो जिंदगी की कोई परीक्षा हो, स्पोर्ट्स की हो, ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, या 10th की हो, 12th की हो, कोई भी परीक्षा, नर्वस एनर्जी तो हर एक इंसान के अंदर होती ही है। मैं बीजिंग में 2016 नवंबर की बात है, पहली बार जिंदगी में मैं एशियन चैंपियनशिप में इंडिया की तरफ से खेलने गया। इतना मैं डर गया था कि पहला सेट हार गया और दूसरा सेट भी जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो उसमें मैं पीछे चल रहा था। वो जो 30 सेकंड की ड्रिंक्स ब्रेक दी, मैंने अपने आप को कहा कि सुहास तुम यहाँ तक तो आ ही गए हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार ही जाओगे ना, तो हार की डर कोर्ट के बाहर छोड़ दो, जाओ अंदर अपनी नेचुरल गेम खेलो। Not only did I win that match, I went on to win 6 more matches and went on to become the first unseeded player to win gold medal in China in Asian Championships. और आइए सीधा रुख कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय का, जहां सुधांशु त्रिवेदी एक प्रेस वार्ता को संबोधित करना है। उभरता जा रहा है और देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का नया दौर चल रहा है, त्यों-त्यों अनेक प्रतिगामी शक्तियां भारत की इस अभूतपूर्व विकास को और प्रगति को रोकने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र करती दिखाई पड़ रही हैं। उसी श्रृंखला में आज मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ कांग्रेस पार्टी और उनके आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक कहे जाने वाले लोग समय समय पर कहते आ रहे हैं, वो चीजें अब पूरी तरीके से जनता के सामने आती जा रही हैं। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए, मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और यह कोई उनका अलग बयान नहीं है,
ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। याद करिए राहुल गांधी जी ने विदेश में क्या कहा था कि चाइना ने बड़ा संघर्ष करते हुए ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन चुनौतियों के बीच से। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर बढ़ते बढ़ते हो गई 17-18%, और उन्होंने फिर जुलाई 23 से जनवरी 24 डाटा देना बंद कर दिया, फिर डाटा का बेस चेंज किया और जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में किया, फिर बदले बेस पर भी वो 24% हो गई। मगर राहुल गांधी जी को उसमें बहुत महान चीज नजर आती है। फिर याद करिए यही लोग कहते थे कि चाइना में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे ऊपर है, जबकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू गायब हो गए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग गायब हो गए, वहां की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के चीफ जैक मा गायब हो गए, परंतु इनको उसमें भी नजर आता था। अब आप आइए, इसके बाद उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत शानदार की गई है। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ की फैक्ट ऑफ द पोजीशन यह है कि 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जो एक चाइनीज कंपनी थी एवरग्रांड, उसकी लिक्विडिटी हो गई। हांगकांग कोर्ट ने कह दिया लिक्विडेट कर दिया जाए। चीन के ह्यूनान प्रोविंस में कई बैंक्स बैंकरप्ट हो गए, कितनी रियल एस्टेट कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, दैट इज वन अदर थिंग। उस प्रक्रिया में जब हम यह देखते हैं कि यह बयान सैम पित्रोदा का आया है, पहली बात तो हम बहुत साफ करना चाहते हैं, भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के हर देश के साथ अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध चाहती है, परंतु वो राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुरक्षा और सुदृढ़ता को बनाए रखते हुए। अब इसके बाद उनका यह बयान कहना, तो मैं पूछना चाहता हूं, यह गलवान के शहीदों का अपमान है कि नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी से सीधे पूछना चाहता हूं। गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है, और यह भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का घनघोर अपमान है। इसलिए मैंने आपसे बात कही कि यह एक पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें सैम पित्रोदा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ऑन द रेफरेंस मैं आपको पहले बता दूं, बोल चुका हूं तो एक बार रिमाइंड भी कर दूं। वैसे आपको पता है भारत में एक दौर ऐसा भी था जब चीन को हमने सैनिकों को चावल प्रोवाइड किए थे। 21 जून 1952 को जवाहरलाल नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आपने क्या चीन की सेना को रसद प्रदान की है, तो उन्होंने कहा हाँ हमने थोड़ी मात्रा में की है, पर वो हजारों टन चावल था, और कहा इसलिए कि उनको बहुत जरूरत है, हम उनको जिंदा रखने के लिए दे रहे हैं। जबकि उस समय तिब्बत में एट्रोसिटीज हो रही थी, और वो इसलिए था कि उस समय चाइना का नियरेस्ट शहर चेंगडू 2000 किलोमीटर से अधिक दूर था, और सड़कें भी खराब थी। भारत से तवांग से 250-300 किलोमीटर की थी, और सड़क भी अच्छी थी। यानी उस दौर से आज तक चला आ रहा है। तो मैं साफ साफ कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह दर्शा दिया है कि वो चीन के साथ हुए अपने करार के प्यार में, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी से मिले हुए लोन के दबाव में बोल रहे हैं, और लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इसके लिए उनको आकर सीधे सीधे सफाई देनी चाहिए, और वो अनेक उदाहरण हैं, वो सब तो अपनी जगह हैं। दूसरा विषय, एक और अधिक महत्वपूर्ण विषय आया है, भारत के चुनावी व्यवस्था को किस प्रकार से ये समुद्र पारीय कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ ये समुद्र पार से एक दूसरे प्रकार की जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं, वो भी यह दर्शाते हैं कि भारत के लिए किस प्रकार के दुरभिसंधियां भारत के अंदर बैठे हुए कुछ लोग और कुछ भारत विरोधी शक्तियों के साथ चल रही हैं। कि एक इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स नामक एक संस्था है, जिसने 2011 में भारत की एक संस्था इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, जो कि चुनाव आयोग के साथ संबंधित संस्था है,
इसके साथ एक करार किया, और यह करार में जो पीछे से सपोर्ट आ रही है वो CEPPS कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग नामक संस्था से आ रही है, जो जॉर्ज सोरेस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ उसके संबंध हैं, जिसने $500 million भारत में इन्वेस्ट किए एक माध्यम से, यूएसएड इत्यादि के माध्यम से, और इसके बाद से $3-3.5 लाख प्रतिवर्ष भारत में आते जा रहे थे। आज हम साफ साफ पूछना चाहते हैं कि भारत के इलेक्शन प्रोसेस, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि 2020 में आप याद करिए जब अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न उठे थे तो भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की गई थी कि जो इलेक्शन वोटर सिस्टम हमारे यहां है, वोटर आईडी कार्ड वाला, वो उनके यहां होना चाहिए। परंतु ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी? यह बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। यानी बहुत साफ है कि सोरस की सुर, अंकल सैम के सुर, और उसके बाद जो कुछ यहां कांग्रेस बोलती है वो साफ नजर आता है। यानी अगर हम ये कहें, जो सैम पित्रोदा बोले हैं, ऐसा लगता है कि लिरिक्स जो हैं वो सैम पित्रोदा के हैं और उसके गीतकार सोरस हैं, और उसके ऊपर सिम्फनी बजाने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। तो आज हम साफ साफ देश की जनता से कहना चाहते हैं कि अब कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। और तीसरा विषय जो आप सबको ध्यान है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में उपनेता श्री गौरव गोगोई का जिस प्रकार के जॉर्ज सोरस के इस फाउंडेशन के साथ कनेक्शन नजर आता है, पाकिस्तान की एम्बेसी में उनकी बातचीत की फोटो, पाकिस्तान की दूतावास में मधुर मनोभावों के साथ वार्तालाप करते हुए, और भारत में आकर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय अर्धसैनिक बलों के विरुद्ध कटुतापूर्ण शब्दों का इजहार करते हुए, ये बातें अब बहुत साफ दिखाई पड़ती हैं कि देश के ऊपर आघात करने के एजेंडा बहुत साफ है कि विदेशी शक्तियों के लिए, जो भारत के विरोधी शक्तियां हैं, उनके लिए कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है, जिसमें मोहब्बत सोरस से भी है, मोहब्बत चाइना से भी है, और भारत के अंदर एक दूसरे से लड़ाने का विधान है। याद करिए, ये कहते हैं उत्तर और दक्षिण को लड़ाओ। इनके कर्नाटक के वित्त मंत्री ने कहा था कि साउथ में रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा है तो उत्तर से अलग होना चाहिए। इनके तेलंगाना और तमिलनाडु के मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो बोला वो क्या है, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाओ, उसके बाद भाषाओं को आपस में लड़ाओ, तमिल और हिंदी को लड़ाओ, फिर मराठी और बिहारी को लड़ाओ, फिर भाषा पे लड़ाओ, प्रांत पे लड़ाओ, क्षेत्र पे लड़ाओ, और उसके बाद जातियों में लड़ाओ, अगड़े पिछड़े में लड़ाओ, सामान्य और दलित में लड़ाओ। यानी बहुत साफ है कि बाहर की शक्तियों के लिए मोहब्बत की दुकान, और भारत में हर आधार पर वर्ग, प्रांत, जाति, भाषा पर नफरत की दुकान, नफरत के सामान। और इससे मैं अंत में यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इससे श्री राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि हैज टू फाइट विद इंडियन स्टेट, वो अनायास मुंह से निकला हुआ, लापरवाही में कहा गया बयान नहीं था। एक सुविचारित, सुव्यवस्थित योजना के अंग का प्रकटीकरण था। इट वॉज नॉट जस्ट a careless slip of tongue, but it seems to be an expression of a well thought of structured design that how to demean and damage the India's strength and sovereignty. तो इसलिए अब हम बहुत स्पष्ट रूप से यह देश की जनता से कहना चाहते हैं कि यह सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, चीन की तारीफ से लेकर
सोरेस फाउंडेशन से समर्थन से लेकर, भारत के अंदर सबको एक दूसरे से लड़ाने से लेकर और इंडियन स्टेट से लड़ाई करने की बात, मुझे लगता है अब किसी भी प्रकार का कोई बचाव का स्कोप कांग्रेस पार्टी के पास नहीं रह जाता है। और इस विषय पे कांग्रेस पार्टी से, यद्यपि मैं अभी भी उनसे कहना चाहूंगा कि वो आकर अपनी स्पष्ट रूप से सफाई दें, परंतु मुझे लगता है कि उनकी सफाई देने का उनके पास कोई आधार नहीं बचा है। और बहुत दुख की बात यह है कि इस प्रकार की शक्तियों से हाथ मिलाते हुए या उनके सुर में सुर मिलाते हुए बात करते हुए भारत के अंदर के दलों का समर्थन हर राष्ट्रभक्त को बहुत पीड़ा देता है और उसके साथ गंभीर प्रश्न भी उठाता हुआ प्रतीत होता है। धन्यवाद। मोहित भट्ट, देन प्रज्ञा। सुधांशु त्रिवेदी जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए, साथ ही साथ उन्होंने सैम पित्रोदा के जो बयान है उसको लेकर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो चीन प्रेम है वो कई बार उजागर हुआ है और ख़ासतौर से इसके साथ साथ उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरीके से अगर बात की जाए जो सैम पित्रोदा का कनेक्शन है सोरेस के साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद गोगोई का भी यहाँ जिक्र किया कि कैसे ये पूरी एक चेन बनी हुई है और इसी के तहत कहीं ना कहीं कई ऐसी शक्तियाँ हैं देश से बाहर की जो कि कोशिश कर रही हैं देश की जो अखंडता है उसको कैसे तोड़ा जा सके, कैसे यहाँ पर अराजकता फैलाई जा सके, और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उनको लगातार समर्थन देती है। आपको बता दें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा एक बार फिर से अपने बयान को लेकर घिर चुके हैं। इस बार सैम पित्रोदा के चीन प्रेम वाले बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चीन को हमारा दुश्मन मानने की ज़रूरत नहीं है और इसे बेवजह बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। पित्रोदा का ये यहाँ तक कहना है कि चीन से कोई बड़ा खतरा नहीं है। इस विषय को कई बार बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। पित्रोदा ने अमेरिका पर चीन के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया और भारत की भी आलोचना की कि वह चीन के प्रति टकराव का रवैया अपनाता है। सैम पित्रोदा ने कहा, हमारी सोच शुरू से ही टकराव वाली रही है और यही रवैया हमें दुश्मन बनाता है। हमें इस पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। पित्रोदा ने भारत चीन संबंधों पर कहा कि भारत को अपनी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है और यह धारणा छोड़ने की ज़रूरत है कि चीन दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं विवादित बयान सैम पित्रोदा का, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चीन दुश्मन नहीं है बल्कि भारत को नज़रिया बदलना चाहिए, इस तरह की बात जो है अपने बयान में सैम पित्रोदा ने कही। और उसी को लेकर आपको बता दें यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जो है उन्हें घेरते हुए नजर आए कि आखिर किस तरीके से जो कांग्रेस का चीन प्रेम है वो बार बार उजागर हो जाता है। फिर चाहे उनका जो कनेक्शन है सोरेस के साथ, और जब बात आती है देश की उसको लेकर ये जो बयान है सीधे तौर पर जिसमें वो कहते हैं कि चीन देश का हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए, इस पैटर्न को बदलना चाहिए और इस मुद्दे को फालतू में ही कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तो इस तरह का जो बयान है वो सैम पित्रोदा ने दिया, जिसको घेरते हुए नजर आए सुधांशु त्रिवेदी। और आइए मिड प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई में विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में पिछले साल की तुलना में 10.2% यानी कि 11.1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। This time the capex shown in the budget compared to last year is at least 10.2% more, meaning 11.11 lakh crores was in the July budget, starting from the vote on account budget for the year 24-25. And now, if I add the public sector enterprises' own resources, not from our budget, over 11 lakh of 24-25 has itself gone to 11.21 lakh crores. And with about over 4.5 or 4.8 lakh crores by the public sector and enterprises from their own resources. और आपको बता दें देश के स्मार्टफोन निर्यात को लेकर एक बड़ी खबर, केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से देश में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। इसके चलते वित्त वर्ष 2025 के 10 महीनों में भारत का स्मार्टफोन निर्यात अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड 1.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के दौरान भारत का स्मार्टफोन निर्यात बढ़कर 1.55 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2024 में इस अवधि के
991.2 बिलियन रुपए के निर्यात से 56% ज़्यादा है। इस वर्ष जनवरी के आंकड़ों की बात करें तो अकेले जनवरी 2025 में 250 अरब रुपए का अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात दर्ज किया गया है। जनवरी 2024 की तुलना में ये आंकड़ा 140% की वृद्धि दिखा रहे हैं। फिलहाल स्मार्टफोन निर्यात में एप्पल के आईफोन विक्रेताओं का हिस्सा लगभग 70% रहा है। खबर खेल जगत से। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले आज से शुरू हो चुके हैं। अहमदाबाद में पहले सेमीफाइनल में गुजरात का सामना केरल से हो रहा है। इस मैच में केरल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। केरल की टीम के पास पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने का मौका है। वहीं नागपुर में दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ और मुंबई आमने सामने हैं। विदर्भ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।